नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेज में। दोस्तों, आज का विषय सीटेट एसएसटी हेतु हिस्ट्री की क्लास होगी। और दोस्तों, लगभग हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि क्लास ली जाए एसएसटी में। और ये क्लास तीसरी क्लास होगी, क्योंकि इससे पहले 2 क्लासें हो चुके हैं, छोटी छोटी 10-10, 15-20-20 मिनट की। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स कर दिया करें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि बनना है अगर मास्टर मस्टराइन तो करना है चैनल को सब्सक्राइब। और तो चलिए देखते हैं क्लास, आज की तीसरी क्लास क्या होगा। पल्लव और चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय, इनके बारे में जानेंगे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के तट यानी डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा, तुंगभद्रा और नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में दरबारी कवि रवि कीर्ति रचित प्रवृत्ति से पता चलता है प्रवृत्ति से पता चलता है। इनका प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। और कालिदास के नाटक में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, और उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। अरब में रहने वाले अन्य लोग बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले देहाती जनजातियां होते थे। धातु और विज्ञान और धातु कर्म, जैसे प्राचीन भारतीय धातु ज्योतिष ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। और ड्रीम कंपनी का यह जर्नल है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी कारीगर थे और उन्हें धातुओं के धातु कर्म, धातु शोधन, तांबा धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने बांस और टिन को समग्र कांसा भी बनाया, जहां हड़प्पावासी संक्रांति युग से जुड़े थे। वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत में विकसित प्रयोगशाला संग्रहालय में खोटा लोहा, पिटवा लोहा और डोलवा लोहा शामिल था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। अजंता की गुफाओं के बारे में जानेंगे। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों से सैकड़ों प्राचीन के बीच कई गुफाओं खोदी गई हैं। इनमें से अधिकांश बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से ज्यादातर चित्र और मिसालों की रोशनी में बनाए गए। इनमें से कुछ संरचना द्वारा अपनाया गया। इन कलाकृतियों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। यहाँ रंगीन औषधियां और खनिज पदार्थ बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार हैं गुमनाम। लगभग 1800 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो ने की थी। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनाथ द्वारा लिखा गया था। कालिदास संस्कृत में कर्नाटक कालिदास कहते हैं संस्कृत में नाटक थे। कालिदास के जो नाटक थे वो संस्कृत में थे, कहने का मतलब ये है। इसके बाद दोस्तों, पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। और पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती चर्चा है जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां। अधिकांश पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिन्हें सभी सुने और समझे। स्त्रियां और शूद्र
जिनमें वेदों का वाचन नहीं था, वे भी इसे सुन सकते हैं। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने कहा था, और महाभारत में भी भागवत गीता भी है। रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, और आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी, जिन उन्होंने वृत्तांत की भी विधि निकाली है। आयुर्वेद क्या होता है? आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक प्रयोगशाला है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रमुख और प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जैसे चरक प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और श्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था, और करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा था। शब्दावली हिंदुस्तान शब्द हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन त्रिमासिक शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका नाम पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के समुद्र तट पर स्थित था। वह इस शब्द का राजनीतिक अर्थ संयुक्त अरब अमीरात के लिए इस्तेमाल करते थे, जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत ईसा पूर्व शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के इलाकों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। पुरालेख ऐसी जगह जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियां संग्रहित की जाती हैं। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य भंडारों के अभिलेख मौजूद हैं, जहां उनके पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के व्यापारियों के अभिलेख मौजूद हैं। रियासतें क्या होती है? तो चकमा देते हुए छोटे मोटे फेरबदले बदलते रहते। रिश्तियाएं चकमा देते हुए छोटे मोटे फेरबदले दे रहते हैं। पर्यावास किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से संबंधित है। जाति पंचायत अपने समूह के व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम निर्धारित करती हैं। इन वृद्धों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसे कुछ हद तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में जाति पंचायत कहा जाता था। और क्षेत्र भाषा और क्षेत्र सन 1318 में अमीर खुसरो ने इस कविता में इस देश के हर हिस्से को गौरवान्वित बताया था। क्षेत्र की एक अलग भाषा है सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी और गुजरात में मवारी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश और हिंदी दिल्ली के आसपास क्षेत्र में है। अमीर खुसरो ने बताया है कि समुद्र के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र भाषा नहीं है। यह प्राचीन भाषा है, केवल ब्राह्मण को जाना जाता है, आम जनता को नहीं जाना। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, और इन संरक्षक की थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों के समर्थन के कारण समाज में भर्ती होने और भी बढ़ने की संभावना। कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति, धनी व्यक्ति जो
किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या प्रचारक जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में विभाजित किया था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कुरान सरफराज का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में शुरू हुआ था और आप्रवासियों के माध्यम से मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जैसे प्रेम, करुणा, उदारता। अपने में आस्था बनाए रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाना और उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो रही हो। नए राजवंशों का उदय नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ? तो 7वीं शताब्दी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न चित्रों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार के दर्शन हुए थे। राजा लोग उन्हें अपने मातहत, अधीनस्थ या सामंत के रूप में समझते थे। सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी आदि घोषित कर देते थे। कदम और मृत्सरमन और गुर्जर, पतियार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने पूर्वजों को हथियार वापस ले गए। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया था। एलोरा की गुफा का चित्र, जिसमें विष्णु नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दर्शाया गया है, में शामिल हो गया है। यह चित्रांकन राष्ट्रकूट काल की कृति है। महाराजा धिराज राजवंश के राजा को कहा जाता था और त्रिभुवन चक्रवर्ती 3 भुवनों का स्वामी हुआ था। टीम में शासन करने वाले चोल राजवंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के चित्र के लिए 400 से अधिक सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक अव्यवस्थित कर है, जिसे बेट्टी कहा जाता है, जिसकी कीमती साजिशों वाले साधारण श्रम के रूप में दिए जाते हैं। परजीवियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये अवशेष हमें बताते हैं कि शासक खुद को कैसे देखना चाहते हैं। कई शासकों ने अपने वफादारों का बखान किया। संस्कृत में लिखा गया है कि अनियंत्र मध्य प्रदेश में प्रतिहार नरेश नांग भट्ट के मनोरंजन का वर्णन है। राजा लोग ब्राह्मणों की भूमि अनुदान से इजाजत देते थे कि ये ताम्री देवता और अभिलेखों स्थान पर पाए जाते जो भूमि प्राप्त करने वाले थे।